third unit is transducers, and it is a theory plus derivative subject and interesting unit actually. So आप लोगों को स्क्रीन पे PDF विजिबल है? यस मैम। मैम ठीक है। एंड शिवम गुप्ता, अब आप अपना जो माइक्रोफोन है ना बिल्कुल म्यूट ही रखिएगा, काफी अनम्यूट करके रखा, काफी ज्यादा अनम्यूट था आपका, ठीक है? सुन रहे हैं बेटा शिवम गुप्ता? अब आप अपना जो कैमरा सॉरी माइक्रोफोन है ना और वीडियो भी, आपने तो अपना वीडियो भी ऑन करके रखा हुआ है, तो प्लीज अनम्यूट बोथ दीज थिंग्स। जी। वीडियो भी ऑफ करिए और माइक्रोफोन भी। सो ट्रांसड्यूसर्स में भी आप लोगों ने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कहीं भी पढ़ा होगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। इट इज अ बेसिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। मतलब कि एनवायरनमेंट में और जब भी हम सिग्नल से डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको हम उसी फॉर्म में नहीं डील कर सकते जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रेशर है, फोर्स है, टेम्परेचर है, और क्या बताइए? हम एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल तो भी ई एंड वी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, मतलब मोस्टली ये जो ट्रांसड्यूसर्स है ना इनका यूज हम मैकेनिकल सब्जेक्ट में ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल में क्या होता है कि हम उन चीजों से ज्यादा डील करते हैं, जैसे फ्लो हो गया, लिक्विड, फ्लूइड, इन चीजों से ज्यादा डील मैकेनिकल में किया जाता है, तो वहां पे ट्रांसड्यूसर ज्यादा रोल में आते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ट्रांसड्यूसर कि अल्टीमेटली उस सिग्नल को, मतलब जो भी हमारा XYZ फिजिकल क्वांटिटी है, उसे अल्टीमेटली हमें कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में अगर उसे डील करना है, अगर उसे आगे एनालाइज करना है, तो अल्टीमेटली यूज कहाँ पे आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सेकेंडरी या कहीं ना कहीं एंड पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगी ही होगी। बट प्राइमरी लेवल पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल एनर्जी, मतलब जैसे कि विंड एनर्जी है, तो उसे भी कन्वर्ट करना है, विंड मिल उसके लिए यूज होगा, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर ही है। फोर्स है, प्रेशर है, फ्लो रेट है, ह्यूमिडिटी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे ब्रेन का जो मूवमेंट है, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को हमें ऑब्जर्व करना है, तो उनका जो मोशन है उसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक फॉर्म की जो ये एनर्जी है उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे उसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नोट्स है मेरे, हैंड रिटन नोट्स, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, सो प्लीज डोंट टेक इट एज इट इज कि बस समझ में ये लिखा है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि हैंड रिटन है, जल्दी जल्दी में कभी लिखा गया है, कुछ गलत लिखा है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो जहां नहीं समझ में आए आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा कि ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप अगर खुद से पढ़ने जा रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अल्टीमेटली अगर इससे पढ़ना है और शिवानी से ना पढ़े, यही मैं कहूंगी, फिर भी अगर शिवानी से पढ़ना है तो आपकी मर्जी। और इसमें अगर कोई डाउट है, कोई करेक्शन है कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर डायग्राम में हमें दिख रहा है, सभी को डायग्राम विजिबल है। एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इनपुट स्टेज में हमारा इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर है, प्रेशर इनपुट सिग्नल है, तो उसके बाद हम एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे जो कि उस प्रेशर को एक दूसरे इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, और उस इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल को विदाउट एनी कन्वर्जन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट इनटू एन यूजेबल फॉर्म, जिसको कि आगे एनालाइज किया जा सकता है, मोस्टली जो कि इलेक्ट्रिक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल अगर हमारा प्रेशर है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि, यस मैम, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यहाँ मतलब क्या हुआ? कहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेटा?
मैम जैसे आप बोली फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देंगे हाँ आउटपुट पे, हाँ हाँ तो इसका हाँ। मतलब क्या हुआ, ये कर क्या रहा इसका है? मतलब क्या हुआ कि हमें प्रेशर मेजर करना है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे प्रेशर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कि ब्रेन की एक्टिविटीज को हमें रीड करना है, तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रीड करना है अल्टीमेटली। तो न्यूरॉन की एक्टिविटी मतलब उनके वो कैसे मूव करते हैं, उनका मूवमेंट ऑब्जर्व करेगी एक डिवाइस, और वो डिवाइस उसके करस्पॉन्डिंग एक सिग्नल देगी। और उस सिग्नल को अब कैसे रीड करें हम, उसको रीड करने के लिए उसका एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हो उस सिग्नल को रीड करने के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उस सिग्नल का वो है इलेक्ट्रिकल। जैसे कि अगर सिग्नल आया, वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो उस वोल्टेज और करंट सिग्नल को हम रीड कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंगली हम ये स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा इतना वोल्टेज इतना ये जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स अभी इसका ये लेवल है, ये स्टेज है, फिर चेंज होगा तो फिर इसका ये स्टेज आएगा। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, बट बाकी कोई सिग्नल के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल बहुत ही रेयर है। जैसे कि टेम्परेचर के लिए तो थर्मामीटर है, लेकिन और भी बहुत सारे सिग्नल हैं जिसके लिए अभी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसको कि डायरेक्टली रीड करना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। इसलिए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट दैट कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, बट मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि ऑटोमोबाइल आपने सुना है, ऑटोमोबाइल होता है, ओनली मोबाइल नहीं होता है। ऑटो वर्ड ऐड हो जाने से दैट मीन्स देयर हैज बीन अटैच्ड एन ऑटोमेटिक मूवमेंट, और ऑटोमेटिक तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा। जैसे कि गूगल कार, सभी को पता होगा गूगल कार, ऑटोमेटिक कार्स, ड्राइवरलेस कार्स। तो ये जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोशन पे भी तो में ही तो चल रही हैं। मैम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मैम उसमें भी यूज होता है क्या ट्रांसड्यूसर? यस, जहां भी ये हो रहा है आपको दिख रहा है कि एक फॉर्म की एनर्जी, चाहे वो वाटर है, फायर है, विंड है, या कोई भी दूसरा और मीडियम है, वहां वहां से हम दूसरे फॉर्म की एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो देयर वी आर यूजिंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स एक टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स मतलब जैसे कि हमने एसी ब्रिजेस के केस में भी देखा था, डिटेक्टर होता था। उस डिटेक्टर का काम बस ये होता था कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये नल पॉइंट पे है या नहीं, ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। बट यहाँ पे जो डिटेक्टर है इसका काम है जो भी इसके इनपुट पे प्रेजेंट है उसे सेंस करना, और इसीलिए इस टाइम पे सेंसर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी, चाहे आप टोल प्लाजा पे जाओ या किसी शॉप पे जाओ या कहीं भी जाओ, वहां पे सेंसर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं। क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इनपुट को या किसी भी जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको डील करने का, उसको सबसे पहले सेंस करने की जरूरत होती है। सेंस करने के बाद उसका सेकेंडरी स्टेज आता है कि आफ्टर सेंसिंग दिस इनपुट सिग्नल वी कैन कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म, और वो इंटरमीडिएट फॉर्म को आगे हमें कैसे डील करना है उसके लिए सेकेंडरी स्टेज पे जाना है। तो जो ये प्राइमरी स्टेज है ये एक डिटेक्टर स्टेज होती है जो कि इनपुट सिग्नल को डिटेक्ट करती है, और इनपुट सिग्नल क्या है, वो क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर रहे हैं। तो अब वो चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, या उसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो हैं ही, वोल्टेज और करंट, बट वोल्टेज और करंट को मेजर करने की डिवाइसेस हम सारी पढ़ चुके हैं। बट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं पड़ी है, बट मेजरमेंट उनका भी जरूरी होता है। तो उनके लिए यूज करते हैं हम ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर, जो कि इनकमिंग सिग्नल को पहले सेंस करता है और आफ्टर सेंसिंग दैट सिग्नल कन्वर्ट्स इट इनटू एन इंटरमीडिएट सिग्नल। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स में
जो बेसिक काम होता है, मतलब अब एक इंटरमीडिएट सिग्नल प्रेजेंट है, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिग्नल अगर आप देखेंगे इन ट्रांसड्यूसर्स में, वो है डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेज हो गया, एलवीडीटी हो गया, और टेम्परेचर सेंस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि थर्मोकपल। हमने क्या देखा, थर्मोकपल। थर्मोकपल डिवाइस पढ़ी है ना? यस मैम। वो क्या करता है, टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर को को सेंस। करस्पॉन्डिंग सेंस करके उसको करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कोई प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज नहीं हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज करना है, बट सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एक ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो डायरेक्टली सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिसको कि हम एनालाइज कर सकते हैं। तो थर्मोकपल जैसा है कि वहां पे सिर्फ एक ही स्टेज है जो कि टेम्परेचर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, बॉर्डन गेज। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। यहाँ पे ये जो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज अ बॉर्डन ट्यूब। ये बॉर्डन ट्यूब के इस स्टेज पे यहाँ पे प्रेशर ये ऑब्जर्व करेगा और इस प्रेशर को कन्वर्ट करेगा करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में, और यही डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी, इस पुली को मूव करेगी, और पुली मूव होगी तो ये करेस्पॉन्डिंग यहाँ ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। डायग्राम सभी को विजिबल है? यस मैम। वर्किंग समझ पा रहे हैं सभी लोग? कि किस तरीके से बात बता दीजिए मैम। ये एक बार हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्टेज से प्रेशर को ऑब्जर्व किया बॉर्डन ट्यूब ने। ये एक बॉर्डन गेज है जिसमें कि प्राइमरी स्टेज पे बॉर्डन ट्यूब लगी हुई है। तो इस बॉर्डन ट्यूब ने प्रेशर को ऑब्जर्व किया। आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रेशर, दिस प्रेशर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज मूविंग दिस पुली, एंड पुली के मूव होने से इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये जो आपको इनसाइड कोर दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाइंडिंग करी गई है, ये कोर मूव कर रहा है, और इस कोर के मूव करने से इन वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब करंट जनरेट हो रहा है, और वही जो जनरेशन है वो प्रोपोर्शनल है इस प्रेशर के। मैम डिस्प्लेसमेंट से फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा कॉइल का, जिससे ईएमएफ बन रहा है? सी डिस्प्लेसमेंट से ये कोर मूव कर रहा है, और कोर के मूव करने से कॉइल्स में फ्लक्स जनरेट हो रही है, और उस फ्लक्स के करेस्पॉन्डिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यस मैम, चेंज ऑफ फ्लक्स लीड्स टू करंट। ओके। इट इज नॉट दैट ओनली फ्लक्स, मतलब कोर जब मूव करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। कभी अकेली मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट होती नहीं है, वो दोनों प्रेजेंट हैं। कोर मूव करेगा तो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स की वजह से देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट करस्पॉन्डिंग टू दैट चेंज इन फ्लक्स, और ये जो चेंज इन फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल हुआ। यस मैम। सो यहाँ पे जो बॉर्डन ट्यूब दिख रही है, दिस इज द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, एंड ये जो सेकेंड अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द एलवीडीटी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो ये एक टाइप का एलवीडीटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा होगा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर विद वार्डन ट्यूब एंड एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल एलवीडीटी का फॉर्म आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर्स
इसके बाद है अब कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, कौन कौन से यूज किए जाते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कुछ जो भी मैंने लिखा है वो मुझे खुद भी नहीं समझ आया है, बहुत पुराने नोट्स हैं मेरे 2-3 साल पहले के, तो शायद उस टाइम पे कुछ और लिखा होगा। बट यहाँ जो मैकेनिकल डिवाइसेस एज प्राइमरी डिटेक्टर्स, मतलब मोस्टली क्या होता है कि जो प्राइमरी डिटेक्टर, जो एक ट्रांसड्यूसर है उसमें प्राइमरी स्टेज पे जो डिटेक्टर लगा होता है वो मैकेनिकल डिवाइस होती है। जैसे कि अभी आपने देखा है एक ट्यूब यूज करी है विच इज मैकेनिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि हमें मैकेनिकल चीजों से डील करना है, मतलब एक्चुअल जो फिजिकल थिंग्स प्रेजेंट है हमें उनसे डील करना है, तो उसके लिए जो प्राइमरी स्टेज पे डिवाइस यूज करी जाएगी दैट विल बी मैकेनिकल इन नेचर। तो इसमें जैसे कि हमें प्रेशर को मेजर करना है अगर, तो प्रेशर के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है वो है बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम्स एंड बेलोज। सी ये सारी चीजें आपको आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि कुछ काम की नहीं है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे किसी भी पीएसयू या आईएएस या ऐसे जो कि गेट से अलग एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये ट्रांसड्यूसर्स के क्वेश्चन, मतलब ईएमआई के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि बॉर्डन ट्यूब इज बीइंग यूज्ड फॉर विच क्वांटिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो इसलिए वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सिर्फ आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आपको ये जरूरी नहीं लगे। इसलिए तो अगर आप ब्रॉड लेकर के चल रहे हैं, अपना माइंडसेट अभी से ब्रॉड है कि हाँ मुझे आगे इंजीनियरिंग फील्ड में ही आगे जाना है, तो आप ये सारी चीजें अच्छे से माइंड में रखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली गो टू द individual topics like strain gauge and LVDT and all this. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो प्रेशर सेंसिटिव प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं वो है बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम, बेलोज। सिमिलरली हाइड्रोन्यूमेटिक डिवाइसेस मतलब एक ये दूसरे यूज के लिए होती, जैसे कि प्रेशर को सेंस करना है, वैसे ही जहाँ पे भी हमें हाइड्रोन्यूमेटिक मतलब जैसे कि अभी आपने हाइड्रो पावर प्लांट की बात करी थी किसी ने, तो ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे कि हमें वाटर और उससे जनरेशन कुछ करना है, उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देयर वी विल यूज डिवाइसेस हाइड्रोन्यूमेटिक डिवाइसेस। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखे हैं, नाम आपको बुक में मिलेंगे क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत वास्ट है, तो आप इसको जितना ज्यादा बुक से पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिवाइसेस यूज करे जाते हैं। जैसे कि प्रेशर के लिए अभी आपने सिर्फ 3 डिवाइसेस के नाम देखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस है जो प्राइमरी स्टेजेस पे यूज करी जाती हैं, जिसको कि अभी नोट्स में नहीं लिखा गया है। सो आप लोग बुक को भी रेफर करिएगा ताकि आपका ट्रांसड्यूसर्स का ये जो बेसिक नॉलेज है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में, दैट विल बी इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो सबसे इसका बेसिक एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा था एक बॉर्डन ट्यूब एंड एलवीडीटी क्या करता है, इसके इनपुट में जब डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ मीटर्स का या कुछ किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट देना है। डिस्प्लेसमेंट आपको ये समझ लीजिए कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्यू mm का या उससे भी ज्यादा कम का डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इस एलवीडीटी के इनपुट में आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मतलब उस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देगा एक करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, तो वो एक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। मतलब नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट तो एक एग्जांपल है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जहाँ पे कि वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको न्यूरॉन्स का बताया है, न्यूरॉन्स का एंड हार्ट बीट का, ईसीजी और ये सारी चीजें आपने देखी होगी ना, हार्ट रेट जो हार्ट बीट हमें दिखती है, पल्स रेट दिखती है स्क्रीन पे। पल्स रेट तो एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट उस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि हमें स्क्रीन पे विजिबल हो रही है कि ग्राफ एक दिख रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है।
तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि पल्स रेट चल रही है या नहीं चल रही है। तो वो जो डिवाइस वहां पे यूज कर रहे हैं हम, हार्ट बीट जो रीड करने वाली है, पल्स डिटेक्ट करने वाली, तो वो आपका एक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। और इसीलिए ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं इनका यूज बायोमेडिकल एप्लीकेशन, बायोमेडिकल मतलब जैसे जो भी आपके मेडिकल फील्ड के अप्लायंसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी से डील कर रहे होते हैं, फिजिकल चीजों से ही, और उनको कन्वर्ट किया जाता है फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Then active and passive transducers. एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस आप सभी ने पढ़ी है? यस मैम। एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस कैसी डिवाइसेस होती हैं बताइए? मैम जो एनर्जी सोर्स का काम करती हैं, एनर्जी सोर्स क्या? करती हैं टू द सर्किट। एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ओके। और कोई कुछ बता सकता है? जिनकी खुद की एनर्जी ओके ओके, गुड, सभी लोग बढ़िया बता रहे हैं। और कोई कुछ बता सकता है? मतलब थोड़ी और रिफाइंड डेफिनेशन मुझे चाहिए थी। सही सबने बताया है, बट एक वो होता है ना कि एक डेफिनेशन जो आप सुन करके एक लाइन में, वन लाइनर होता है ना कि एक लाइन में ही कंप्लीट है, तो वैसे ही कोई और बताना चाहते हैं? चलो कोई बात नहीं। जो बताया आपने कि एक्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनका खुद का सोर्स होता है। खुद का सोर्स सही है, बट टेक्निकल लैंग्वेजेस में हम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि खुद का सोर्स। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिखेंगे तो वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। तो एक्टिव डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस विच जनरेट्स एनर्जी बाय इटसेल्फ। सी, मैं आपको कोई भी डेफिनेशन बताऊं, बट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाँ ये एनर्जी, ये खुद से पावर को जनरेट करती हैं, खुद एनर्जी जनरेट करती हैं। जैसे कि एक सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जो कि सोर्स है जो कि पावर को जनरेट करता है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, और क्या, एफईटीज हो गए। ये सारी जो डिवाइसेस है जो कि खुद पावर को जनरेट करती, खुद एनर्जी जनरेट करती हैं। सो दीज आर द एक्टिव डिवाइसेस। बट पैसिव डिवाइसेस जो कि पावर को जनरेट नहीं करती हैं, जो दूसरी डिवाइस जो कि सोर्स पे डिपेंडेंट होती हैं पावर के लिए, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये खुद से पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर दी पैसिव डिवाइसेस। अब डेफिनेशन आप अपने हिसाब से जितनी अच्छे लिखेंगे उतने ही अच्छा होगा आपको एग्जाम में स्कोर करने के हिसाब से। सो ये जो अच्छी राइटिंग है वो तभी आएगी जब आप अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। सो वहां से क्लैरिटी अगर रहेगी तो फिर आप देखोगे कि आपका स्कोर कैसे बढ़ता है। सो सिमिलरली एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, सेम कॉन्सेप्ट, जैसा कि नेम पता है आपको, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि खुद एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दे आर बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय देमसेल्व्स। मतलब उनके इनपुट में बस हमें या तो डिस्प्लेसमेंट या तो कुछ फोर्स अप्लाई करना है, या मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाना है इन ट्रांसड्यूसर्स में। दे विल जनरेट पावर बाय इटसेल्फ। तो इसका एक एग्जांपल है पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर है एक जो कि एक्टिव होता है, जिसमें फोर्स अप्लाई करने पे ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। क्लियर है सभी को? यस सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब जैसे कि अभी हमने एलवीडीटी देखा है, थोड़ा सा उसका कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करना होगा फॉर कन्वर्टिंग द सिग्नल, फॉर कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जहां पे हम एक्सटर्नल सोर्स को लगा रहे हैं उसके बाद कन्वर्जन हो रहा है, वो ट्रांसड्यूसर्स पैसिव ट्रांसड्यूसर होंगे। और जहां पे हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, बट बस एनर्जी हमने दी, अप्लाई करी, जो भी एनर्जी हमें अप्लाई करनी है और उसका कन्वर्जन हमें उस डिवाइस से मिल गया, तो वो होगा एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इज इट क्लियर?
Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. तो अभी आप लोगों की सेकेंड क्लास है, शेड्यूल्ड है सेकेंड क्लास? Yes, ma'am. सेकेंड क्लास शेड्यूल्ड है या नहीं शेड्यूल्ड है? यस 11:30 या 12:30 से? 12:30 में. अच्छा 11:30 से कोई क्लास नहीं है? No, ma'am. कोई क्लास नहीं है 11:30 से? प्लीज कोई बताइए। मैम 12:30 से विकास सर की क्लास है, बट जो इसके बीच में शेड्यूल हो सकती है यशवंत सर की हो जाए। 11:30 से? यस मैम, अभी मेल नहीं आया है। ओके ओके ठीक है, मतलब अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मे बी ये शेड्यूल हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एनालॉग एंड डिजिटल नेम जैसा कि इसका बता रहा है कि नेचर कैसा होगा, एक का एनालॉग एक का डिजिटल। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर कैसे ट्रांसड्यूसर होते हैं कि जो कि इसके इनपुट सिग्नल में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है या जो भी इनपुट प्रेजेंट है उसे जो करस्पॉन्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वो एक एनालॉग सिग्नल है जो कि कंटिन्यूअस है टाइम के साथ। तो जैसे कि एलवीडीटी हो गया, स्ट्रेन गेज हो गए, थर्मोकपल डिवाइस जो हमने पढ़ी हैं और थर्मिस्टर पढ़ेंगे, तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये जो करस्पॉन्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल है, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूअस है, तो ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि इनकमिंग सिग्नल को या इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग पल्स्ड फॉर्म में, मतलब जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा या आउटपुट एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी टाइम के साथ डिस्क्रीट होगी नेचर में, मतलब आपको एक पल्स्ड वेव फॉर्म मिलेगी, स्क्वायर और डिस्क्रीट नेचर मिल सकता है जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो आपका डिजिटल ट्रांसड्यूसर होगा। और मोस्टली जो ट्रांसड्यूसर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनालॉग ट्रांसड्यूसर ही है। डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स भी यूज किए जाते हैं बट उसका भी, क्योंकि डिजिटल अभी बहुत ज्यादा पिक्चर में आया है, मतलब अभी जो डिजिटल फील्ड में वर्क हो रहा है वो बहुत ज्यादा हुआ है, बट पहले जो वर्क हो चुका है, मतलब ये आपकी जो बुक्स हैं ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं बहुत पहले ही लोगों ने काम करके इनको बनाया है। सो ये जो पहले वर्क हुआ है वो एनालॉग फील्ड में ज्यादा हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास एनालॉग चीजें पहले की ज्यादा अवेलेबल है। बट अब जो वर्क हो रहा है वो डिजिटल फील्ड में हो रहा है ज्यादा, ऐसा नहीं कि एनालॉग में नहीं हो रहा है, बट डिजिटल फील्ड में ज्यादा हो रहा है और अभी हो रहा है। तो उसके लिए हमें रिसेंट जो रिसर्च चल रही है उससे ये नॉलेज पता चलेगा कि अब कौन से डिजिटल फील्ड के ट्रांसड्यूसर्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हो रहे हैं, बट वो हमें पता नहीं है। इवन हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज हो रहे हैं, बट वो हमें पता नहीं होने की वजह से वी कैन नॉट observe that which kind of digital transducers we are using or which kind of analog transducers we are using. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, so next we are going to start a very important transducer जो कि ट्रांसड्यूसर सब यूनिट का सबसे पहला ट्रांसड्यूसर है विच इज स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज हम लोग उसके लिए अब नोटपैड का यूज करेंगे। स्ट्रेन गेज पहले सुना है कहीं आप लोगों ने या नहीं सुना है? यस मैम, फर्स्ट सेम में मैम सिविल बीएमई में। बीएमई में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। यस मैम। स्ट्रेन गेज बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि स्ट्रेस को सेंस करेगी, मतलब जब भी किसी भी डिवाइस पे, मतलब डिवाइस मतलब ये समझ लीजिए कि एक वायर है, सिंपल सा वायर है, कंडक्टर का वायर,
तो वायर का शेप कैसा होता है? आप लोगों ने अभी तक जितने वायर भी देखे होंगे प्रैक्टिकली, अगर कभी चांस मिला होगा तो वायर तो जरूर ही देखा होगा। तो वायर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बताइए। मैम सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होता है, वेरी गुड। सिलेंड्रिकल बहुत ही थिन होता है, बट वो होता सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो डायमेंशंस हमारे पास प्रेजेंट है वो कैसी डायमेंशन है? एक तो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक डायग्राम देखिए आप लोग, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है शेप। यस यस और नो? मैम। कंडक्टर यस का एक मैम। वायर है और ये कंडक्टर मे बी कॉपर या और भी ज्यादा एल्यूमिनियम या और भी कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। कॉपर का वायर या और कौन से मेटल यूज करते हैं हम, बताइए। कॉपर, टंगस्टन एल्यूमिनियम। वायर, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल के जो भी वायर यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ द करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये जो वायर हैं इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप में जो डायमेंशन प्रेजेंट है हमारे पास वो है, एक ये हो गई लेंथ L विच इज लेटरल डायमेंशन। तो L को हमने क्या बोला? लेटरल, लेटरल डायमेंशन या लेटरल लेंथ। दूसरी डायमेंशन हो गई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो इसको हमने ए से डिनोट किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। And third one is the diameter of this cylinder. So D will be the diameter. So ये तीन डायमेंशंस प्रेजेंट होती हैं जो भी कंडक्टिंग वायर्स यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। तो स्ट्रेन गेज एक ऐसी डिवाइस है जो कि जब इसमें स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, अब स्ट्रेस को हम लोग और आगे समझेंगे कि कैसा स्ट्रेस। स्ट्रेस या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसमें हम फोर्स दे रहे हैं। तो जब फोर्स प्रोवाइड किया जाता है तो उस डिवाइस का शेप चेंज होता है। शेप चेंज होने का मतलब है कि अगर इस वायर को मैं दोनों साइड से खींचूंगी, ऐसे पुल करूंगी, तो ये क्या होगा बताइए? इस वायर के साथ क्या होगा अगर दोनों साइड से इसको खींचा जाएगा तो? लिटरली इसकी डायमेंशन बढ़ेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कम हो जाएगा। हाँ, मतलब ये जो वायर की जो लेंथ है वो, मतलब एक टाइप से ये और पतला हो जाएगा और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी और डायामीटर भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है या जो इसको खींचा है, मतलब स्ट्रेस अप्लाई किया है, इसकी वजह से इसकी शेप में चेंज आया है। शेप में चेंज आने की वजह से एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि चेंज आएगा। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है अभी हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस R, किसी को पता है R और रेजिस्टिविटी का रिलेशन? रो एल बाई रेजिस्टेंस एंड रो एल बाय ए, वेरी गुड। तो यहाँ पे L चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली और रो भी चेंज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से चेंज क्या हो गया अल्टीमेटली? मैम रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहती है। मैम मटेरियल के लिए क्या? मैम मटेरियल की रेजिस्टिविटी मटेरियल तो की कांस्टेंट ही रेजिस्टिविटी रहती है ना। कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसको डेरिवेशन के फॉर्म में हम देखेंगे कि देयर विल बी अ चेंज, मतलब डेल्टा रो बाय डेल्टा एस वी विल डिराइव। जिसकी मदद से हम ये देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रेस। ये कांस्टेंट रहती है बट वी आर अप्लाइंग स्ट्रेस, तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा वी विल ऑब्जर्व दैट। इसलिए ये बोला जा रहा है कि रो भी चेंज होगा, ठीक है। ओके मैम। मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, लेकिन आपको पता है जब उसमें हम और डोपिंग करते हैं, उसको और चेंज करते हैं, मतलब आप इसको एक तरीके से पुल कर रहे हो तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनके मोशन में चेंज आएगा या नहीं? मैम आएगा। आएगा और मैम। चार्जेस के मोशन में चेंज आया दैट मीन्स मोबिलिटी में चेंज आया, मोबिलिटी में चेंज आया दैट मीन्स रो विल ऑल्सो चेंज। समझ में आया? यस मैम।
सो इस तरीके से अगर किसी मटेरियल की या किसी कंडक्टिंग वायर पे जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस वायर का लेटरल डायमेंशन चेंज होता है along with क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आती है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। और रेजिस्टेंस में चेंज आया तो इस रेजिस्टिव चेंज को फिर आगे डिटेक्ट कर लिया जाता है करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो भी फोर्स या जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया गया, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, स्ट्रेस पता है सभी को, नॉर्मल लाइफ वाला स्ट्रेस नहीं है कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, एक होता है स्ट्रेन। यस मैम। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन। मतलब जब हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो दैट डिवाइस विल बी, दैट वायर विल बी स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड मतलब उसके शेप में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जो पहले उसका फॉर्म था उससे कुछ चेंज हो जाएगा, दैट विल बी स्ट्रेन। तो जब उसको स्ट्रेन प्रोवाइड किया गया, मतलब स्ट्रेस से स्ट्रेन आया, तो ये जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, इस कंप्लीट इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। और इसी पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट की वजह से जो फिजिकल अप्लाई किया था हमने स्ट्रेस, जो फिजिकल फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स को करस्पॉन्डिंग रेजिस्टिव चेंज में ऑब्जर्व कर लिया गया है। और इस चेंज इन रेजिस्टेंस है, अब एक बार रेजिस्टेंस में अगर चेंज हमें मिल गया, देन इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन डेल्टा वी और डेल्टा आई। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो सभी को समझ आया अभी तक क्या बताया गया है, या नहीं समझ आया? बताइए, कोई डाउट हो तो अभी तक। सब समझ में आ गया क्या आप लोगों को? मैम अभी तक आ गया समझ में। अभी तक आ गया? ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको नोट्स में तो पूरा मिल ही जाएगा, लेकिन डेरिवेशन फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आता है। आपको लाइन बाय लाइन डेरिवेशन समझा देने से उतना मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता होगा। तो जैसा मोड आपको पसंद हो, या तो मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊं या आपको नोट्स से एक्सप्लेन करूं, कैसा मोड चाहिए आप लोगों को बताइए? मैम करके बताइए। मैम करके बता दीजिए। मैम करके बता। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसा डायग्राम आपको नोट्स में बना हुआ है वैसा ही डायग्राम आप एग्जाम में अगर बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उसके अलावा और कहीं भी अगर आपको डायग्राम मिलता है तो अच्छी बात है। तो स्ट्रेन गेज एक ऐसे डिवाइस है जो कि एक वायर में जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, कंडक्टिंग वायर में, तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज, उसके रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टिविटी, उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो ये जो रेजिस्टेंस में चेंज है, उस चेंज इन रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया जाता है आगे फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू electrical quantity. Is it clear to everyone? यस मैम। यस मैम। ये कंडक्टिंग वायर है, इसको थोड़ा मैंने ऐसा थिक ड्रॉ किया है ताकि हम ये शो कर सके कि इसके डायमेंशन में चेंज कैसे आ रहा है।
This will be D minus delta D. This will be L and this will be delta L. Is it clear? बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे यहाँ पे डिनोट नहीं किया जा सकता है कि दिस हैज बीन चेंज लाइक दिस, बट वो कैलकुलेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विल बी इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और इसको हम डी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई सबसे पहले है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दिस इज टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स इस वायर में अप्लाई करने से वायर का शेप चेंज हो रहा है, मतलब शेप एलोंगेट हो रहा है। एलोंगेट होने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड दिस डायरेक्शन इज आल्सो, दिस डायमेंशन इज आल्सो बीइंग चेंज, मतलब यहाँ भी डेल्टा ए प्रेजेंट हो रहा है। सो अब जो हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है उसको स्ट्रेस एस से डिनोट कर रहे हैं, मतलब फोर्स नहीं है कि फोर्स को स्ट्रेस से डिनोट कर रहे हैं, बट स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है, तो स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में वी विल डिफरेंशिएट दी आर, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो इस रेजिस्टेंस आर में चेंज आ रहा बिकॉज ऑफ द चेंज इन एल ए एंड रो, तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट आर विथ रिस्पेक्ट टू stress which is being applied to this conducting wire. Is it clear? Yes, ma'am. अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक एक करके इंडिविजुअल क्वांटिटी को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा एस, यहाँ मैंने डेल्टा यूज किया है, क्यों? क्योंकि हम चेंजिंग मोड में यूज कर रहे हैं, कोई एक फिक्स्ड वेरिएबल है। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैम आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है शायद किसी का, सपना शायद आपका। नो मैम, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है। तो म्यूट कर लीजिए थोड़ा आप, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिफरेंशिएटिंग ए, तो ये हो जाएगा, ए डायमेंशन है, सो यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर इंटू डेल्टा ए स्क्वायर बाय डेल्टा ए बाय डेल्टा एस। सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, एल बाय ए डेल्टा रो बाय डेल्टा एस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now dividing both the side by r. So उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या चेंज आएगा बताइए? आर की वैल्यू को पुट करके हम लोग आगे चेंजेस लाएंगे, जैसे रो ए इंटू आर डेल्टा एल बाय डेल्टा एस माइनस रो एल बाय ए स्क्वायर इंटू आर टू डेल्टा ए बाय डेल्टा एस
प्लस एल बाय ए इंटू आर टू डेल्टा रो बाय डेल्टा एस। तो अब आर हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहाँ से रो एल बाय ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो अब आर की वैल्यू को पुट करके देखें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, से रो और ए कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे एल बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? रो। रो बचेगा, यस। ठीक है, यहाँ पे एस ये बचेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजों को डिफाइन करना है, जैसे कि डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा रो बाय रो। ये क्या है? दिस, ये जो क्वांटिटी, ये जो हमें ये दिख रही है पैरामीटर्स, डेल्टा एल बाय एल, एल जो एक्चुअल डायमेंशन है और डेल्टा एल क्या है? चेंज इन दैट डायमेंशन। सिमिलरली ए इज एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेल्टा इज ए इज चेंज इन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको डिफाइन करेंगे आगे, हम पॉइजन्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रेन से। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रेन, क्योंकि जो शेप में चेंज आ रहा है दैट चेंज डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक्चुअल रेजिस्टिविटी। तो ये इन दोनों का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नथिंग बट दी स्ट्रेन। तो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, एक लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। इस तरीके से ये जो तीन आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, दीज पैरामीटर्स आर नथिंग बट क्या है ये? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में भी एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल और एक हो जाएगा लेटरल। पर अभी एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि दिस A can also be broken into a smaller form like D। क्यों? क्योंकि A हमें पता है कि A क्या है? पाई d स्क्वायर बाय 4, और D कौन सी डायमेंशन है? A की यूनिट क्या होगी बताइए आप लोग? A की यूनिट, A की यूनिट क्या होगी? Meter square, ma'am. Square. मीटर स्क्वायर। L की यूनिट? Meter. Meter. मीटर। सो वी कैन ब्रिंग दिस A इंटू डी, मतलब हमें अभी आगे डेल्टा A बाय A को चेंज करके डेल्टा D बाय D के फॉर्म में ले आना है, ताकि ये भी सेम डायमेंशन में हो सके जैसा कि हमारी लेंथ की डायमेंशन है। मतलब ये जो डेल्टा L बाय L दिख रहा है, दिस इज कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा? ये आपकी लेटरल डायरेक्शन थी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली अब हमें ये लेटरल स्ट्रेन निकालना है, बट लेटरल सॉरी डेल्टा डी बाय डी निकालना है, जिसके लिए हमें डेल्टा ए बाय ए को चेंज करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं डेल्टा ए बाय ए किस तरीके से चेंज होगा। मतलब अब हमें कौन से पैरामीटर्स को, ये जो बीच वाला इस इक्वेशन की टर्म है, हमें इसको चेंज करके किस फॉर्म में ले आना है? डेल्टा ए बाय ए के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, अभी हमें इसको अगर रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दोनों की रेशियो की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो डेल्टा ए बाय ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है, उससे हमें कन्वर्ट करना है डायामीटर के रेशियो में। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ नहीं आएगा तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप ही लोगों का लॉस है। अगर आप यस यस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी इन लॉस। सो सबसे पहले a इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, ये हमें पता है। और डेल्टा a बाय डेल्टा s में a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो डेल्टा बाय s ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है? पाई बाय 4 बाहर, 2d इंटू डेल्टा d बाय डेल्टा s। इज इट क्लियर?
और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, π/2 इंटू डी इंटू डेल्टा डी बाय डेल्टा एस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये जो डेल्टा ए बाय, एक मिनट पहले मैं स्पेस बना लूं थोड़ा। अब इसको डिवाइड करते हैं हम ए से, डेल्टा ए बाय डेल्टा एस को हमने ए से डिवाइड किया, तो π/2 इंटू डी बाय ए इंटू डेल्टा डी बाय डेल्टा एस। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को अगेन पुट करेंगे हम, तो ए की वैल्यू π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा बताइए, यहाँ से क्या बचेगा, पाई कैंसिल, दिस कैंसिल, 2 बाय डी इंटू डेल्टा डी बाय डेल्टा एस। यस और नो? Yes, तो इस ma'am. तरीके से जो हमारी सेकेंड वाली टर्म थी विच वॉज डेल्टा ए बाय डेल्टा एस इंटू 1 बाय ए, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 2 बाय डी इंटू डेल्टा डी बाय डेल्टा एस। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब हमें पता है कि नाउ डी इज इन मीटर, एल इज ऑल्सो इन मीटर, वी कैन हैव द रेशियो ऑफ बोथ दिस क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So putting this value into the second equation, so second equation will be 1 by r into delta r by delta s is equals to 1 by l into delta l by delta s minus 2 by d into delta d by delta s plus 1 by rho into delta rho by delta s. ठीक है, सो अब इस इक्वेशन में हमें पॉइजन्स रेशियो को पुट करना है। सो पॉइजन्स रेशियो एक पॉइजन्स इक्वेशन आपने सुना होगा, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा बताइए, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी देखा हमने, यस Delta by T. yes, delta d by d will be lateral strain and delta l by l will be longitudinal strain। इसको डिनोट करते हैं न्यू से, किससे डिनोट करते हैं, न्यू। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इन स्ट्रेन गेजेस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कि न्यू की वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज आपको न्यू की वैल्यू गिवन होगी। आपको एक और अभी हम लोग आगे फैक्टर पढ़ने वाले हैं विच इज गेज फैक्टर, तो वो डिटरमाइन करना होता है। सो नाउ यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, ये नेगेटिव साइन मिस कर दिया था मैंने, so there is a negative sign। now putting this ratio into above equation which was our equation number 3, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये डेल्टा और डी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, शुरू से ही आप डेल्टा लेकर के चलिएगा। स्टार्टिंग की 2 इक्वेशंस में मैंने शायद डी लिखा हुआ है, तो आप उसमें भी डेल्टा ही लेकर के चलिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अननेसेसरी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा और एल रह जाएगा। यहाँ पे अब हमें रिप्लेस करना है डेल्टा डी बाय डी को डेल्टा एल बाय एल से, मतलब इसी इक्वेशन को आगे हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल्स टू न्यू डेल्टा एल बाय एल विथ माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, एल न्यू डेल्टा एल बाय एल तो हो गया,
ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन, और डेल्टा एल बाय डेल्टा एस भी होगा, सॉरी। इज इट क्लियर? ये जो सेकेंड टर्म लिखी है, ये सभी को क्लियर है या कोई डाउट है? बताइए। क्लियर। यहाँ पे हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया है डेल्टा डी बाय डी को डेल्टा एल बाय एल से। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक मेजर चेंज करना है हमें इस इक्वेशन में, वो ये है कि चेंज ये करना है कि यहाँ सभी में हमें डिनोमिनेटर में डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस दिख रहा है। तो नाउ वी विल रिमूव दिस डेल्टा एस बाय अज्यूमिंग दैट द वेरिएशन, दैट दिस वेरिएशन मतलब ये जो डेल्टा एल हमें दिख रहा है, क्योंकि अब हमने क्या किया है, एक ही डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है पूरी इक्वेशन को, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो कि अपने आप में ही एक कांस्टेंट होती है, बट वो स्ट्रेस के साथ कैसे वेरी कर रही है, इसलिए इस पैरामीटर को लिया गया है। तो यहाँ पे अब ये अज्यूम करते हैं कि डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन द डायमेंशन या जो वेरिएशन हो रहा है वो बहुत ही कम है। तो अगर ये बहुत कम है तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस डेल्टा एस, ये जो डिनोमिनेटर में अभी तक हमने विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एस लिया था, सो वी कैन रिमूव दिस डेल्टा एस फैक्टर। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी तो यहाँ पे जो assumption हमने लिया है वो क्या है, this. Is this equation clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, सो नेक्स्ट इज गेज फैक्टर। अब जो नेक्स्ट एक और फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है गेज फैक्टर। गेज फैक्टर GF, एंड गेज फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू पर यूनिट चेंज इन लेंथ। मतलब कि इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा R बाय R डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। ठीक है, सो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस डेल्टा R बाय R को इन टर्म्स ऑफ गेज फैक्टर एंड डेल्टा L बाय L, और उससे क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन डेल्टा L बाय L के फॉर्म में हो जाएगी, और उससे हम उस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज, ये है, साथ ही साथ डेल्टा L बाय L हमें पता है कि क्या है, डेल्टा L बाय L को क्या क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टर्म? स्ट्रेन। बोलिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको डिनोट किया गया है एप्सिलॉन से। ठीक है, सो नाउ द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, GF is equals to 1 plus 2 nu plus delta rho by rho divided by delta L by L। इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 2 nu plus delta rho by rho divided by epsilon. This is the derivation for gauge factor and Poisson's ratio. Is it clear? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि गेज फैक्टर एंड पॉइजन्स रेशियो विच इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है
कि इस मेटल के लिए पॉइजन रेशियो क्या होगा। तो जनरली फॉर ऑल मेटल्स, मतलब मेटल के अलावा कोई और मटेरियल है तो उसकी अलग बात है। जनरली फॉर ऑल मेटल्स पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के बीच में होती है, और जो कॉमन वैल्यू है पॉइजन रेशियो की वो किसी भी वायर के लिए वो 0.3 है। मतलब दिस न्यू इज इन द रेंज ऑफ 0 to 0.5 फॉर ऑल मेटल, और जनरली इसकी वैल्यू एक जो ली जाती है प्रीफर्ड वैल्यू इज 0.3, एंड डेफिनेटली ये यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस है? दिस इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज लाइक लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली गेज फैक्टर इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहें नहीं, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए उसके बाद करना है। इजी क्वेश्चन है बट पहले देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, करें या नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ध्यान रखिएगा, इस पे पूछे जाएंगे या तो ये आपका न्यू पे पूछे जाएंगे, न्यू पे। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग? लिख रहे हैं क्या? डिक्टेट करूं मैं? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, लिखिए। अ रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज a resistance wire strain gauge uses a soft iron wire of 'small diameter', full stop, of small diameter. The gauge factor is 4.2. The gauge factor is 4.2, full stop. Neglecting the piezoresistive effect, calculate the Poisson's ratio. Calculate the Poisson's ratio. लिख लिया सभी ने? मैम 1.6। यस, वेरी गुड। मैम 1.6। 1.6 ये कैसे किया आप लोगों ने? नेग्लेक्टिंग द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को क्या कंसीडर किया आप लोगों ने? 0। क्योंकि यहाँ पे नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट का मतलब है, पीजो रेजिस्टिव हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन रेजिस्टिविटी ड्यू टू द स्ट्रेन। तो ये जो टर्म प्रेजेंट हो रही है ड्यू टू दिस पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, दैट मींस इसको हमें क्या करना है? 0। दिस थर्ड टर्म इज बिकॉज ऑफ द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल। सो ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने से पूरी की पूरी टर्म रिड्यूस हो जाएगी किस फॉर्म में? GF is equals to 1 plus 2 न्यू। तो 1 plus 2 न्यू में न्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है? नहीं, GF गिवन है, आपको न्यू निकालना है। तो न्यू से GF कैसे आ जाएगा? GF -1/2। यही किया है?
यस मैम। यही किया है, Yes, ma'am. इससे 1.6 वेरी गुड। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस में there are 5 types: unbounded metal strain gauge, bonded metal wire strain gauge, bonded metal foil strain gauge, vacuum deposited thin metal film strain gauge, sputter deposited thin metal strain gauge। ये जो टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स हैं, ये आपको बुक में से पढ़ना है। इनका बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, बट हाँ टाइप्स क्या है और इनकी वर्किंग क्या है थोड़ा बहुत ये आपको पढ़ना है। तो ये आप खुद से बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट अगर क्लास में करने जाएंगे तो 3 घंटे में भी नहीं होगा, इंडिविजुअल को करने जाएंगे तो, और उतना ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, और इंडिविजुअल टाइप्स में थोड़ा बहुत वर्किंग कि अगर ये क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी जो डेरिवेशन किया ये क्लियर है सभी को, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. कल की क्लास में मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का किसने किसने ड्रॉ कर लिया है फेजर? मैम मैंने ड्रॉ कर लिया है? कर लिया है। सो वी कैन सी, जिन्होंने भी किया है, लेट्स सी हाउ कैन, आप लोगों ने अगर किया है तो प्लीज दिखाइए। प्रेजेंट का ऑप्शन मैं देखती हूँ कि कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, present, rotate, remote control, कौन प्रेजेंट करना चाहेगा बताइए? जिन्होंने ड्रॉ किया है, किसने किसने ड्रॉ किया है? हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, जिन्होंने भी ड्रॉ किया है। सपना, और किसने किया है? और नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। सपना, अश्लेषा, 2 लोगों ने किया है। मिड सेम, अब कल आपकी कल संडे है, परसों से आपका मिड सेम है। सो आपको पढ़ना होगा। तो आप फर्स्ट किस सब्जेक्ट का है बताइए? मैथ्स, DSD। DSD। ओके, तो कल भी EMI की क्लास लगेगी बेटा, जहां तक है। पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैम मे बी सर DSD भी ले लें। कल क्लास लगेगी DSD की? यस मैम, ऐसा सर बोले थे पॉसिबल। ठीक है, तो जो भी क्लास लगेगी, अगर क्लास लगती है तो मैं 1 ही घंटे की क्लास लूंगी, पर क्लास जरूर लगेगी। सो आपका जिस भी टाइम पे क्लास है आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, अदरवाइज मैं सुबह टाइम पे क्लास ले लूंगी जहां तक है। चलेगा? ओके मैम। Yes, ma'am. सभी लोग बताइए जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मॉर्निंग में या तो 10 बजे से या 10:30 से, 10:30 to 11:30 आपकी क्लास हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर इस टाइम पे सर क्लास रख रहे हैं तो सर को एक बार आप बता दीजिएगा कि सर मैम ने ऑलरेडी बोला है क्लास लेने के लिए, और फिर भी अगर सर को लेना है क्योंकि उनका नेक्स्ट मिड सेम है तो उन्हें अगर कंप्लीट करना होगा तो उनकी क्लास का टाइम मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं उसके बाद रख लूंगी, बट क्लास जरूर लगेगी। ठीक है, Okay. ma'am. इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? ma'am. ठीक है, ठीक है। अब आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं जिन्होंने ऊपर किया है, प्रीति पटेल, सपना एंड अश्लेषा। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ट्रांसड्यूसर्स करने वाले हैं, आगे के टेम्परेचर बेस्ड ट्रांसड्यूसर, मतलब जो टेम्परेचर सेंस करने वाले ट्रांसड्यूसर्स हैं उनको करेंगे। और जो अभी मॉड्यूल मैं अपलोड करूंगी उस मॉड्यूल में कंप्लीट है, मतलब कि कंप्लीट ट्रांसड्यूसर्स को मैंने 2 मॉड्यूल में ब्रेक किया है। तो आज हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका थोड़ा सा पोर्शन कवर किया है, अदर जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल तो कंप्लीट हो ही जाए।
जो थर्ड यूनिट ट्रांसड्यूसर्स की है, और जो सेकंड मॉड्यूल है फिर आफ्टर मिड सेम वी विल कवर, क्योंकि इस यूनिट से जैसे स्ट्रेन गेज आज आपने किया ना, ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी प्रेजेंट है। सो वी विल मतलब मिड सेम के बाद, अभी तो आपका मिड टर्म भी है मिड सेम के साथ साथ, तो मिड सेम के बाद हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आपको स्ट्रेन गेज जो प्रेजेंट है एक्चुअली में उसको दिखाया जाए। और एक बहुत जरूरी चीज तो स्ट्रेन गेजेस के बारे में मैंने बताई ही नहीं, आधा कंफ्यूजन तो बना ही होगा आप लोगों का, जहां तक मुझे लगता है कि स्ट्रेन गेज को अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो जनरली स्ट्रेन गेज को हम ब्रिज फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे हमने ब्रिजेस पढ़े कल की क्लास में। तो अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है, जो सबसे बेसिक ब्रिज था दैट वाज डीसी ब्रिज, और डीसी ब्रिज में क्या किया था हमने, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन किया था। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक आर्म का रेजिस्टेंस अननोन होता है, बाकी सारी आर्म्स के रेजिस्टेंसेस नोन होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वी आर यूजिंग दैट स्ट्रेन गेज इन वन ऑफ द आर्म ऑफ दिस ब्रिज, और उस रेजिस्टेंस में जब चेंज आता है तो दैट चेंज विल बी डिटेक्टेड बिकॉज बैलेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। और जैसे ही बैलेंस की कंडीशन डिस्टर्ब होगी देन वी विल डिराइव दैट पर्टिकुलर बैलेंस की कंडीशन, और उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो चेंज आया है वो पता चलेगा, और वहां से हमें ये पता चलेगा कि कितनी करंट या कितनी वोल्टेज है। और इस तरीके से करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया था दैट विल बी डिटरमाइंड थ्रू दिस चेंज इन रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या है, कहाँ एप्लीकेशन होता है, तो जहां पर भी हमें स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है, या तो ब्रिज के फॉर्म में स्ट्रेन गेज को यूज कर लिया जाएगा, या तो फिर इंडिविजुअल स्ट्रेन गेज यूज किया जाएगा, बट मोस्ट कॉमन यूज इज इन ब्रिज फॉर्म। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ आया या नहीं कि किस तरीके से यूज होता है? अभी आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस में ये जो चेंज है अब उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, एक ब्रिज सर्किट। अब ये एक कंप्लीट ब्रिज सर्किट है, और इस ब्रिज को हम उठा करके किसी ओपैम में भी लगा सकते हैं, ओपैम के इनपुट स्टेज में लगा सकते हैं, ऑसिलेटर में यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं। तो जहां से क्या होगा कि वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज डायरेक्टली आगे के सर्किट में जाके प्रोसेस होगा और हमें पता चल जाएगा। Is it clear? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं। कल की क्लास शेड्यूल हो जाएगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जहां तक है अगर क्लास शेड्यूल नहीं होती है तो 10:30 से मैं क्लास लूंगी, 10:30 to 11:30, और मे बी ये एक्सटेंड भी हो सकता है, 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, बट अगर सर क्लास लेंगे तो 1 घंटे की लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू मैम।